मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, RPG गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम BA पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व के इतिहास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हम यूरोप में पुनर्जागरण का अर्थ, स्वरूप इन पर चर्चा की, और अब हम उनके जो कारण है यानी यूरोप में पुनर्जागरण के जो कारण थे उन पर चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। तो पहला जो कारण था हमारा वो था धर्म युद्ध, जिस पर वैसे तो हमने पिछली जो वीडियो था उसमें चर्चा की थी कि धर्म युद्धों की वजह से यूरोप के लोग, पूर्वी देशों के लोग थे, उनसे संपर्क में आए, उनके ज्ञान से अवगत हुए, और जो कई तरह की उनमें भ्रांतियाँ थी उन सब का एक तरह से निराकरण हुआ। और पुनः जब वो वापस यूरोप में लौटे तो उनमें एक नई चेतना थी, और वो उनके धर्म के प्रति जो आडंबर थे उन सब को दूर करने में सहायक रही। तो इस तरह से जो धर्म युद्ध हुए थे 1095 से 1291 तक ईसाई और मुसलमानों के बीच, उन युद्धों से एक नई प्रेरणा मिली और उसको हम एक पुनर्जागरण के प्रारंभ का एक कारण मानते हैं। दूसरा जो कारण है वह है व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक समृद्धि पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण था। व्यापार का उदय। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, जहाँ नए विचारों तथा प्रगतिशील तत्वों से परिचित हुए। व्यापार के विकास ने नए नए नगरों जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, आंग्लबर्ग, न्यूरेमबर्ग आदि को जन्म दिया। यानी व्यापार से अब जो व्यापारिक जो केंद्र बने थे वो शहरों में विकसित हो गए और एक बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। और जो यूरोप के जो नगर थे एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बन गए, जहाँ पर निरंतर विभिन्न देशों के व्यापारी एवं यात्री का आना जाना था, और उन से संपर्क में आने से कई चीज़ों की जानकारी मिली। इन नगरों का जो वातावरण था वो बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण था, विचारों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया गया था, तथा तत्कालीन संस्थाओं एवं चर्च के प्रति शंका को जन्म दिया। इस भावना ने पुनर्जागरण के विकास को गति प्रदान की। धनी व्यापारियों ने विद्वानों को आश्रय दिया, जिससे साहित्यिक क्षेत्र में उच्च कोटि का साहित्य का सृजन हुआ, एवं विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण का सिलसिला भी आरंभ हुआ। व्यापारिक वर्ग ने चर्च की आलोचना करके उसके महत्व को कम करने की कोशिश की। चर्च सूद लेने को पाप मानता था, अतः व्यापारियों ने इसका विरोध किया। यानी व्यापारी जो अपना धन कमा रहे थे वो अपनी आवश्यकताएं, सुख सुविधाओं उन पर खर्च करना चाहते थे, लेकिन ये जो धर्म अधिकारी थे, जो चर्च के जो पादरी लोग थे, ये उनकी आलोचना करते थे, उन्हें अच्छा नहीं मानते थे। तो ये व्यापारिक जो वर्ग था वो इनके खिलाफ था, क्योंकि जब वो मेहनत से अपना धन कमा रहा तो वो अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करेंगे, और इससे ये नाराज़ हो गए और इन्होंने अपने
विद्वानों को इनको आश्रय देना प्रारंभ किया ताकि वो एक नवीन साहित्य का सृजन हो और उससे जनता को लाभ मिले। तो इस प्रकार जो व्यापारिक समृद्धि हुई वो भी एक पुनर्जागरण के प्रारंभ में एक मुख्य कारण रहा है। तीसरा कारण है वो है कागज और छापेखाने का आविष्कार। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोपवासियों को कागज बनाने की कला सीखी। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मन के जॉन गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने एक ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया जो आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती कहा जा सकती है। मुद्रण यंत्र ने इस आविष्कार ने बौद्धिक विकास का मार्ग खोल दिया। कैक्सटन ने 1477 ईस्वी में ब्रिटेन में छापेखाने की स्थापना की। धीरे धीरे इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में इस यंत्र का प्रयोग होने लगा। कागज और मुद्रण यंत्रों के आविष्कार के क्रांतिकारी परिणाम हुए। अब अधिक और सस्ती पुस्तकें छपने लगी। जब पहली बार एडिसन की पुस्तक इन पेज ऑफ फोली छपी तो हाथों हाथ उसकी करीब 2500 प्रतियां बिक गई। ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का अधिकार समाप्त हो गया। पुस्तकों में ऐसा लिखा है ये कहकर अब जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जनता स्वयं आवश्यकता पड़ने पर इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकती थी। पुस्तकों द्वारा ज्ञान के प्रसार से अंधविश्वास और रूढ़ियाँ कमज़ोर पड़ने लगी, जिससे लोगों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। इस प्रकार कागज और मुद्रण यंत्रों ने पुनर्जागरण में आग में घी का कार्य किया। प्रसिद्ध विद्वान बिल ड्यूरो ने लेखन कला के पश्चात मुद्रण कला को ही इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना है, जो बौद्धिक चेतना को सर्वाधिक विकास किया। यानी अब हर सामग्री जनता के लिए सुलभ हो गई। अब से पहले चूँकि छापाखाना था नहीं, पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, सीमित मात्रा में होती थी और वो आम जनता के पास उपलब्ध नहीं रहती थी, तो इसीलिए लोगों को पढ़ने को नहीं मिलती थी। और जो ऊपर के जो अधिकारी वो लोगों को इस प्रकार से भ्रमित करते थे कि इस पुस्तकों में ये लिखा है। क्योंकि अब जब छापेखाने का आविष्कार हो गया तो पुस्तकें ढेर सारी छपने लगी। अब हर कोई व्यक्ति जिसकी इसमें रुचि है और जो ज्ञान ग्रहण करना चाहता था वो पुस्तकें स्वयं खरीद करके और उनको पढ़ने लग गया। तो अब वो एक विशिष्ट लोगों तक सीमित नहीं रही, अब वो आम लोगों तक पहुंचने लगी और क्या लिखा है पुस्तक में इसकी जानकारी वो स्वयं ही प्राप्त करने लगे। तो इस तरह से कागज और मुद्रण का जो आविष्कार हुआ है वो एक नई क्रांति को जन्म दिया है। अगला कारण की हम चर्चा करेंगे वह है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। यानी 1453 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाले स्थल मार्ग पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया। चूँकि तुर्क लोग व्यापारियों को लूटते थे और ये बर्बर जाती थी, उनको परेशान करती थी, अतः यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार बंद हो गया। यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री तथा गर्म मसालों की ज़बरदस्त मांग थी। अतः पश्चिमी दक्षिणी यूरोप के लोगों किसी नए व्यापारिक मार्ग संभवतः
जल मार्ग खोजने की एक आवश्यकता हुई, एक प्रेरणा मिली कि हम जब तक जलमार्ग के द्वारा पूर्वी देशों के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर लेते हैं तब तक हम हमारा व्यापार को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं और इन तुर्कों के बीच होकर व्यापार करना संभव भी नहीं है। तो इस तरह से लोगों में एक खोज की व्याग्रता हुई, लोग इसके लिए प्रयास करने लगे और हम देखते हैं कि धीरे धीरे से अमेरिका की खोज हो गई, भारत और पूर्वी द्वीपों का जल मार्ग ढूंढ लिया गया और अब व्यापार करना बहुत आसान हो गया क्योंकि जल मार्ग के द्वारा व्यापार होने लगा। दूसरा, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत से विद्वान रहते थे, ज्ञान का एक केंद्र था, अब वो तुर्कों के लिए उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो यहाँ के जो विद्वान थे वो अब अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने ज्ञान को फैलाने के लिए दूसरे स्थान तलाशना शुरू किया, क्योंकि न तो इस्लाम इनको आश्रय दे रहा था और न उनके लिए इनका कोई महत्व था। फलस्वरूप ये लोग अपनी आजीविका की खोज के लिए हजारों यूनानी विद्वान, दार्शनिक एवं कलाकार इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में चले गए और जाते समय अपने साथ प्राचीन रोम और यूनान का जो ज्ञान था इनके पास, उन सब को अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि इनका आजीविका का सहारा ही वही था। तो वो स्वाभाविक है कि अपने साथ अपने ज्ञान और ग्रंथ को लेके चले गए। अकेला कार्डिनल बेसारिनो ने 800 पांडुलिपियों के साथ इटली पहुंचा। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि कुस्तुनतुनिया के जो विद्वान थे उन सबका यूरोप में प्रव्रजन हो गया, यानी जो वो ज्ञान का जो एक केंद्र था अब वो यूरोप में अंदर आ गया। तो इस तरह से कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होना भी एक पुनर्जागरण का कारण माना गया है। और अगला जो कारण है वह है मंगोल साम्राज्य का उदय। विशाल मंगोल साम्राज्य पुनर्जागरण को प्रेरणा मिली। कुबलाई खां मंगोल ने साम्राज्य रूस, पोलैंड, हंगरी आदि प्रदेश शामिल थे। उनके दरबार में विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों का केंद्र था। प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो कुबलाई खां के दरबार में 1272 ईस्वी में गया था। उसके यात्रा विवरण ने यूरोप के जनमानस को लंबे समय तक उद्वेलित किया था। मंगोलों के संपर्क से यूरोप को कागज और मुद्रण यंत्र, कुतुबनुमा तथा बारूद के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिली थी। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि जो इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य था मंगोलों का, तो उसमें यूरोप के जो लोग गए हैं उन्होंने वहाँ के ज्ञान, वहाँ की व्यापार और वहाँ से जो नवीन ज्ञान उनको मिला उसको लेकर के वापस यूरोप में आए। जैसे मार्को पोलो था तो उन्होंने इस चीज़ की जानकारी यूरोप में दी और यूरोप उस ज्ञान से अभिभूत होकर और उसको ग्रहण किया और उसके अनुरूप चलने का प्रयास किया और आगे नए नए आविष्कार हुए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मंगोल साम्राज्य था वो भी पुनर्जागरण के उदय में एक प्रमुख कारण रहा है।